News 18 India। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज आप जानते हैं भारतीय किसान यूनियन यानी राकेश टिकैत के संगठन ने ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा नहीं, संगठन है जिसके बैनर तले सितंबर 2020 याद कीजिए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया गया था। अब ये ग्रामीण भारत बंद जो आज बुलाया गया उसके पीछे राकेश टिकैत का दावा है कि ये पहले से उनके प्लान का हिस्सा था, क्योंकि सरकार ने उस आंदोलन के वक्त जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया है। भारत, हम भी मानते हैं कि जय जवान और जय किसान वाला देश है। जब किसान तरक्की करेगा तभी भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा, ये हम मानते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन खेतों में फसलों के लिए मेहनत करने वाले किसान क्या सड़कों पर अपने ही परिवार से आने वाले पुलिसकर्मियों से इस तरह भिड़ेंगे, पत्थरबाजी करेंगे? दिल्ली और पंजाब को जोड़ने वाली सड़कों के बीच जो तांडव इस वक्त हो रहा है वो तब कहां तक जायज होगा जब सरकार और किसान नेताओं के बीच सकारात्मक, जिसे कहते हैं प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव चर्चा हो रही है। और ये मेरे लफ्ज नहीं है, किसान नेता खुद ये कह रहे हैं कि चर्चा सकारात्मक है। फिर माहौल को नकारात्मक कौन बना रहा है? पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान या फिर सड़कों पर डटे आंदोलनकारी, या फिर कोई और? एक तरफ किसान नेताओं से बीती रात एक लंबी चर्चा हुई। न्यूज 18 इंडिया हर वक्त उस मीटिंग पर अपनी नजर बनाए हुआ था। देर रात यह खबर आई कि केंद्रीय मंत्री परिषद के अहम सदस्य पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उनकी जो टीम है चंडीगढ़ में किसानों से बातचीत करने के बाद एक वक्त मुकर्रर कर चुकी है कि अब अगली मुलाकात हमारी रविवार को होगी। उनकी मांग पर लंबी बातचीत हुई। तीसरी बार ये लोग वहां पर पहुंचे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वहां पर मौजूद थे। चर्चा के बाद मीटिंग की अगली तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। फिर इन सबके बीच ग्रामीण भारत बंद बुलाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? ऐसे में कुछ सवाल उठाना बेहद लाजमी है। मसलन मौजूदा आंदोलन से संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले दूरी क्यों बनाई? क्या चर्चा के बीच संयुक्त किसान मोर्चा की एंट्री क्रेडिट वॉर के लिए है? जब सरकार हर मुद्दे पर बातचीत कर रही है, सड़कों पर इस तरीके से फिर उग्र आंदोलन क्यों हो रहे हैं? सरकार और किसान नेता बातचीत अगर कर रहे हैं तो क्या प्रदर्शन से आम जनता परेशान जो हो रही है उसके साथ न्याय हो रहा है? एमएसपी पर संयुक्त किसान मोर्चा और मौजूदा प्रदर्शनकारी किसानों के बीच समन्वय क्यों नहीं दिख रहा है? आज इस पर बहस करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आपको मेरे सहयोगी मानव के पास लिए चलते हैं, क्योंकि मानव वहां ग्राउंड जीरो पर किस तरीके के हालात हैं वो हमें बताएंगे। मानव, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और मुझे ये बताइए कि वहां से इस वक्त क्या खबर निकल कर आ रही है, क्या हालात इस? और राकेश टिकैत साहब, किसान यूनियन के अध्यक्ष, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी इजाजत से मानव से बस एक 20 सेकंड का मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ, वहां की तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ और फिर आपकी इजाजत से आपके पास आऊंगी। मानव, ओवर टू यू। बिल्कुल रूबिका, तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर अभी भी लगातार किसानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और कल रात को जब बैठक हुई थी उसके बाद कल पूरा दिन और आज का दिन लगभग हमने देखा कि पूरी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी कल जो बैठक हुई है बहुत सकारात्मक तरीके से हुई है। सरकार एमएसपी गारंटी कानून पर मना नहीं कर रही, लेकिन आश्वासन मंत्रियों की तरफ से बैठक में दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया
गया कि जमीन पर कैसे एक प्लान सरकार बनाकर उतरेगी। दूसरी तरफ आज भारत बंद का ऐलान था, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक से भी समर्थन मांगा गया था, और इसके साथ ही आपका जो किसान मजदूर मंच है उनसे भी समर्थन मांगा गया था। लेकिन आज जिस बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सिर्फ संबोधन हुए हैं, और संबोधन के आसपास हमने देखा कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा या पुलिस या किसानों के बीच कोई तकरार हमने यहाँ पर नहीं देखी। इसके अलावा जब मैंने आपके जो पंडेर साहब है, सरपंच सिंह पंडेर साहब है, उनसे किसान नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि अगली बैठक में ये बहुत जरूरी है तय होना कि सरकार हमारी मांग को मानती है या नहीं, उसके बाद नहीं तो हम फिर दिल्ली कूच करेंगे। ये साफ तौर पर आज यहाँ पर पंडेर साहब ने भी कह दिया है। लेकिन किसानों के चेहरे और हाव भाव से लगता है कि कल जो भी बातचीत हुई है उससे किसान नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। रूबिका। ओके मानव, बहुत बहुत शुक्रिया। मानव यादव शंभू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े थे और ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे थे, क्या हकीकत है वो बता रहे थे। राकेश टिकैत साहब हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, इस वक्त जुड़ चुके हैं एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राकेश टिकैत साहब, सब ये पूछ रहे हैं कि प्रभु के तेवर कहां चले गए? दिखा देंगे, उन्हें भी टाइम आने दो, दिखाओगे। कितना टाइम और लगेगा? 2020 से हमने वो तेवर आपके देखे हैं और अब वो तेवर शिफ्ट हो गया है पंजाब में। आप कह रहे हैं कि हम ग्रामीण बंद रखेंगे। हाँ, ग्रामीण भारत बंद। हाँ, तो ग्रामीण भारत बंद तो हुआ नहीं, वो दुकानें भी बंद करी ने, अपने खेत में नहीं गए। हाँ। और पूरे देश में हुआ, उसे भी जरा दिखा दो कहाँ कहाँ दुकानें सब मार्केट बंद हुई, और स्वैच्छिक करा, किसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करा। ये वैचारिक क्रांति है, ये विचार से लोग जुड़ेंगे। ये वैचारिक क्रांति की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार बात तो वहां पंजाब के किसानों से कर रही है, आपसे तो कोई बातचीत अभी हो ही नहीं रही है। और हमारे से होनी शुरू हो जाएगी अब, और वे भी तो किसान है, उनसे बातचीत हो रही, वो भी ठीक है। किसान तो देश का एक ही है। नहीं तो राकेश जी, वहां पे ये आप कह रहे हैं किसान एक ही है, तो आप उस बैनर तले उनकी मांगों के लिए आंदोलन करते हुए क्यों नहीं नजर आए? देश में किसान संयुक्त मोर्चा जब दिल्ली से गया तो संयुक्त मोर्चा एक था। हाँ। अब उसमें से कुछ लोग अलग अलग जा रहे हैं। संयुक्त मोर्चे का आज ग्रामीण भारत बंद का आह्वान था, वो हमने किया। कल फिर एक मीटिंग सिसोली में रहेगी, उसमें कुछ चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट पे। राकेश जी, दो पार तो नहीं हो गई है, ये क्रेडिट वॉर तो नहीं हो गया है? ना, कोई क्रेडिट वॉर नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चा हाँ? बाहर से उनके साथ में है। जो वहां पे लोग हैं, उन्हें दिल्ली की कॉल दी है अभी, उन्हीं की भारत सरकार से बातचीत चल रही है, वो ही बात करें, उन्हीं की कमेटी पूरी बात करेगी। नहीं तो जब साल भर तक का आंदोलन चला था, राकेश टिकैत सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, है ना? हम 13 महीने सब लोग साथ थे। हाँ, फिर क्यों अलग हो गए? अब 2-3 ग्रुप किसान मोर्चे में बने हुए हैं, खास करके पंजाब की जो जत्थेबंदी है। हाँ। उसमें 2-3 ग्रुप हैं। उसमें से एक ग्रुप ये भी है जिन्होंने दिल्ली की कॉल दी, आपसी सहमति नहीं बनी, लेकिन जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, हम सब उसके साथ में हैं। नहीं तो सब आप साथ में, मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन आप बंद अलग बुला रहे हैं, वो दिल्ली चलो अभियान अलग चला रहे हैं। ये आप लोगों ने मिलजुल कर स्ट्रैटेजी है या फिर ये क्रेडिट का वॉर है कि नहीं राकेश टिकैत का नाम खो जाएगा, पंडेर साहब को कोई पूछेगा नहीं, इसीलिए अब अलग अलग अपने मोर्चे खड़े कर दो? अलग अलग पहले से ही अलग अलग है, सब एक जगह नहीं बैठे, कई बार बातचीत हुई भी है। हाँ। और सबने अब अपनी कॉल दी है, उन्होंने दिल्ली की दी, लेकिन उनके साथ में जो अत्याचार हुआ है वो गलत है, उसके साथ में हम उस मूवमेंट के साथ में हैं। ये नहीं होना चाहिए। राकेश जी, ये बात तो हर कोई मानेगा, मैं अदब से इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि अगर किसी तरह का कोई अन्याय किसानों के साथ हुआ है तो फिर उस शख्स को सजा मिलनी चाहिए और उस अन्याय को दूर किया जाना चाहिए, इसमें कोई नहीं।
लेकिन अब सवाल ये है कि जो आपकी मांगे हैं क्या वो जायज मांगे हैं? मतलब जिस देश का बजट ही 45 लाख करोड़ के आसपास हो, आपकी मांगे पूरी करने में दम नहीं फूल जाएगा। अगर ये सवाल आपके होते, ये सवाल अगर चैनल वालों के होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो सवाल में एक आध शब्द का हेरफेर हो सकता है, लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहाँ से पढ़ के आए, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं बता देती हूँ उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो यूनिवर्सिटी मैं बता देती हूँ, वो है भारत की यूनिवर्सिटी। आप सुनिए ना, जैसे जय जवान जय किसान आपको हर एंकर के मुंह पे नजर आएगा राकेश जी, वैसे ही वैसे जय हिंद जो है वो भी सबके चेहरे पर और सबके मुख पर नजर आएगा। अब मुझे भाई आपका मेरा घर है ना ये राकेश जी, सुनिए ना, हिंदुस्तान आपका भी घर है मेरा भी घर है राकेश जी, है कि नहीं? आप पहले बताइए, पहले ये बताइए ना, अब घर में अगर एक शख्स कह रहा है मैं आंदोलन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, घर की कमाई है, घर की जो कमाई है उसका खर्चा है 100 रुपया। सुनिए ना, अब उस 100 रुपए में आप कह रहे हैं मेरी मांगे पूरी करो और वो 100 रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो बाकी लोग भी तो पूछेंगे ना आपसे कि आपकी ये मांगे जायज है कि नहीं है। हम बता तो रहे, आप सुन तो लो। हाँ, गणित आप पाता नहीं, नकल करके पास हो जाएगा सारे चैनल वाले। गणित कैसे नहीं आता? 18 लाख करोड़। राकेश जी ऐसे मत कीजिए ना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत से बात कर रही हूँ, आप मुझे 1+1 2 समझा दीजिए। हाँ समझा तो रहा, जब सुनोगे जब तो समझाओ। हाँ, मैं सारों को सुबह से यही तो समझा रहा, आप पढ़े पढ़ाए हो और वही बात बोलो सारे। अब सुनो बात। हाँ, हमने कहा है एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, ठीक? उसमें सरकार को जो खरीद करनी है जितनी वो सरकार खरीद कर ले। उसमें हमने ये नहीं कहा कि सरकार पूरे उसकी खरीद करे, जो व्यापारी खरीद करेगा, व्यापारी उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। ये देश में एमएसपी गारंटी कानून आप बना दो। यही जब एसकेएम की मीटिंग होती थी, जब भारत सरकार से 3 साल पहले बातचीत होती थी, यही सवाल उस टाइम पे भी कहा था, कानून जब बन जाएगा जिस व्यापारी को अनाज खरीदना वो खरीद ले, उसको अगर नुकसान है उसका व्यापार मत कर। ऐसा बोलते हैं कि ये जो किसानी और ये जो अलग अलग अनाज, देखिए मैं तो किसान हूँ नहीं राकेश जी, आप अच्छे से जानते हैं, मैं तो एंकर हूँ, लेकिन जितना वो जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं ना, उस यूनिवर्सिटी में एक और चीज जो आम जनता आपसे पूछना चाहती है और उसकी पढ़ाई हम करके आए, वो ये है कि आप बात कर रहे हैं धान की, आप बात कर रहे हैं गेहूं की, आप बात कर रहे हैं तिलहन की, दलहन की, बाकी दूसरी चीजों का क्या? दूध उत्पादन नहीं होता है क्या? वो किसानी नहीं है? अंडा जो मछली जो बेची जाती है वो किसानी में नहीं आता है क्या? तो और आप ये 22 और 23 जो क्रॉप्स के एमएसपी को मांग रहे हैं वो कितना प्रतिशत है? बमुश्किल 23% है, तो बाकी बचा कहाँ गया? बाकी किसान क्या करेंगे? हमने ये कहा है कि पहले जितना है उस पर कर दो, जिसपे एमएसपी है, जितने भारत सरकार पे एमएसपी तय किया है पहले उस पर कर दो। दूसरी चीजों पे भी होनी चाहिए और भी एमएसपी पे जोड़ी जानी चाहिए, लेकिन सरकार बैठकर बातचीत तो करे। ये सरकार क्या है? ये तो वो वाली अगर ये सरकार, पहले आप अगर ये सरकार बीजेपी की होती, ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती तो ये जरूर बातचीत करती हमसे। ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की ही नहीं। अच्छा, ये सरकार देश में पूंजीपतियों की एक सरकार है, उनका एक गिरोह है, गैंग है पूंजीपतियों का। जो पूंजीवाद है उसने एक कब्जा कर लिया देश पे, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ये तो पूंजीपतियों की पॉलिटिकल पार्टी है। अगर ये सरकार बीजेपी की होती, उस विचारधारा के लोग इसमें रहते। तो राकेश जी फिर ऐसा है, एमएसपी की डिमांड तो आप पिछली सरकारों से भी मांगते रहे हैं, उन्होंने कभी वो आपकी मांग पूरी नहीं की, तो वो भी क्या पूंजीपतियों की और ये उद्योगपतियों की सरकार हो गई? अरे जब तक ये सरकार बीजेपी की रही, इसने तो हमारा समर्थन करा। पिछली बार
अच्छा, दिलीप मंडल जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। राकेश जी आपकी इजाजत से। राकेश जी नमस्ते। हाँ। राकेश जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि एमएसपी पे सरकार खरीदे, भारत के हर राज्य इस समय अनाज के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है। छत्तीसगढ़ को चाहिए नहीं, तेलंगाना को चाहिए नहीं, बंगाल को चाहिए नहीं, असम को भी नहीं चाहिए, तो सरकार यहाँ से खरीद कर उसका करेगी क्या? आप जानते हैं एफसीआई के गोदाम आप जाके देखिए, अनाज सड़ रहा है, 400 लाख टन का इसमें बफर है धान का। उसके बाद हरियाणा वाले कह रहे हैं हम धान बेचेंगे। ओके दिलीप जी, अरे राकेश जी रुकिए ना, राकेश जी रुकिए ना, अब सवाल नहीं गलत क्वेश्चन कर रहा है तो कैसे रुको? नहीं क्या गलत नहीं आ रहा, उन्होंने ये कहा। और रुको, भुखमरी के समय की पॉलिसी जब अतिरिक्त उत्पादन हो तब नहीं चल सकती ना राकेश जी? हाँ, बस एक सेकंड दिलीप जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए। राकेश जी तबले का नाम आप नहीं ले रहे, इसलिए देश वाले परेशान हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहा, ये कहीं से पढ़े पढ़ाए हमें आन के चैनल में बैठे हैं। हमने ये कहा कि सरकार को पूरी खरीद नहीं करनी, सरकार को जितनी खरीद करनी उतनी खरीद करे। आवाज थोड़ी सी तेज। हाँ। जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है उस पर कानून बन जाए, वो उससे सस्ते में खरीद नहीं करेगा। जो एमएसपी गारंटी कानून है, यही तो हमने कहा। एक माहौल बनाया जा रहा देश में कि सरकार सबकी खरीद करेगी, हमने कहा कि सरकार को नहीं खरीद करनी, वो तो कानून बनाए उसमें। अब हमारी बात दिलीप जी भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही? साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं राकेश जी, और मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया है। आप सब राकेश सुनो, हाँ, आप जो कुछ क्वेश्चन कर रहा मैं आपसे करूंगा, मैं और तक इससे नहीं करता। अच्छा इनके पढ़े पढ़ाओगे जब आप दिए जाते हैं, ये तो ज्यादा ये पढ़े पढ़ाए नहीं है ना राकेश जी, आप बात समझिए ना। देखिए आप राकेश जी, देखिए आप राकेश जी मेरी बात तो सुनिए। आप नहीं कैसे नहीं सुनेंगे, आप आएंगे। नहीं मैं आप मेरी बात सुनिए ना। हाँ आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना। हाँ मेरी बात सुनिए ना राकेश जी, मेरी बात सुनिए। अब मैं आपसे बार बार एक बात पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा नहीं है कि आप कुछ मुट्ठी भर किसानों की वजह से जो बहुत मेजॉरिटी किसान परेशान हो रहा है, वो सिर्फ आंदोलन के लिए आता है, खेल जो है वो ऊपर लेवल पर हो जाता है। और आप पर तो ये आरोप लगते रहे हैं कि आपकी जब इच्छा होती तब सरकार से आप मिलीभगत करते हैं और प्रदर्शन खत्म, और फिर जब आपकी इच्छा होती है आप डंडा घुमाते हैं और बाकी सारे वो गरीब किसान आपके पीछे पीछे आ जाते हैं। बहुत बड़ा आरोप है ये राकेश जी। उन्हीं की लड़ाई तो लड़ते हैं गरीब किसान की, अमीर किसान तो हमारे साथ आता ही नहीं, और देश में अमीर किसान है कहाँ? हम तो गरीब किसान की लड़ाई लड़ते हैं। मेरे सामने एक किसान बैठे हुए हैं। राकेश जी अपने पीछे अपने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा रखी है। ये बताइए कि आपके आंदोलन से जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको क्या लेना देना, उनको क्या मिलेगा इस आंदोलन से, और क्यों वो 40-50% आबादी आपके आंदोलन से जुड़े? इसकी मुझे एक वजह बताइए, जिसके पास जमीन है ही नहीं। तो बाबा साहब की फोटो लगा लेना तो एक बहुत आसान काम है। ये बताइए गांव में उसका शोषण करता कौन है, गांव में उसके साथ अत्याचार करता कौन है? बाबा साहब ने कहा है कि गांव जो है वो दलितों के लिए नरक कुंड है, वो नरक कुंड बनाता कौन है? भगवान तो आता नहीं है। तो अल्टीमेटली भारत की बड़ी आबादी के लिए इसका मतलब क्या? नंबर 2 आप ये बताइए कि एमएसपी इस समय भारत आप जो अनाज खरीदेगी उस अनाज की जरूरत किस राज्य को है? कोई एक राज्य है जो कि अनाज मांग रहा है आपसे? तो ये जो पंजाब और हरियाणा के किसान, मुझे डिबेट ओपन करना है। राकेश जी ने मुझे वादा किया था कि कुछ ही मिनट के लिए वो बैठेंगे, लेकिन राकेश जी ससम्मान इन सवालों के जवाब दीजिए। ऐसा है ना, मैं डिबेट सिर्फ चैनल पे एंकर से करता हूँ। हाँ सही बात है, मैं बहसबाजी में जाता ही नहीं। सही बात है, ठीक है। संयुक्त मोर्चे ने आप किसी मंत्री को बैठाओ ना, उससे करूंगा बात। हाँ ये अच्छा आइडिया है राकेश जी। गलत चीज है आपकी। नहीं राकेश जी अच्छा आइडिया है। बहसबाजी करवाते, मैं किसी से कोई बहसबाजी नहीं करता। हाँ मत कीजिए, क्योंकि जो आदमी बहस सम्मान करती हूँ। नहीं राकेश जी बात सही है, राकेश जी बात सही है। आपकी गलत चीज है। राकेश जी सुनिए ना, आप बात सही कह रहे हैं। आप 10 एंकर बैठो। नहीं आप सही कह रहे हैं। आपको मुझसे ही बात करनी थी, पर चूंकि दिलीप, आप सुनिए ना राकेश जी, बस मैं समझा दूं। आप मेरे महा मत दीजिएगा, ये बात आपकी सही है। आपने जो कहा था वो ये था कि आप सिर्फ मुझसे बात करेंगे। सुनो मेरी बात, सुनिए ना, दिक्कत क्या है कि आज मैं आपके चैनल पर डिबेट करता हूँ, हाँ दूसरा बैठाएगा। हाँ सही है पिछले 3 मैं मान ही
एंकर बट्टे, मैं मान गई। जवाब दूंगा। अरे राकेश जी, मैं तो आपकी बात मान गई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये बता दीजिए, मैं बस मेरे सवाल का आखिरी जवाब दे दीजिए। इनका बीमारी का इलाज हम फील्ड में करते हैं। अरे सुनिए ना, हाँ नहीं सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अब आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। क्या ये आंदोलन इसलिए है क्योंकि मोदी का ग्राफ राम मंदिर की वजह से बढ़ गया है और उसे नीचे लेकर आना है? आखिरी सवाल का जवाब। राम तो हमारे पूर्वज थे, हम रघुवंशी हैं, राम भी हमारे उसके थे। राम का कहां सवाल आ गया? ये राम को, ये आप बहस इस पर करो कि ये राम को नहीं मानते, आज देख कुछ और किसी को नहीं मानते। हम इस सवाल पे जाते ही नहीं। हमारा इशू है गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, उनका इशू है। हमारा तो वो इशू है। डल्लेवाल साहब ने कल कहा था ना राकेश जी, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा था कि ग्राफ बढ़ गया है, उसे जल्दी नीचे लाना है, वक्त कम है। किसका? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अपनी घोषणा कर रहे, प्रधानमंत्री ग्राफ बढ़ाएगा। राकेश जी, हमारा किसी ग्राफ को बढ़ाने का घटाने का कोई सवाल नहीं, हमारे अपने इशू हैं और देश की सरकार इसको समाधान करेगी। ओके राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब मैं डिबेट को ओपन कर रही हूँ। कृष्णवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए। कृष्णवीर जी, आपने सुना, सीधा सीधा मसला यह है कि हम जो मांगे आपसे कर रहे हैं, सरकार उसे मानती क्यों नहीं है? कानून बना दे, बात खत्म। पुष्पेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय लोकदल के रोहित अग्रवाल को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मनोज काका भी। मैं डिबेट ओपन कर रही हूं। कृष्णवीर चौधरी साहब, हाँ रूबिका जी नमस्ते सर। आप सवाल क्या है? आप सवाल बताएं, मैं सवाल का जवाब दूंगा। राकेश टिकैत और बाकी तमाम किसान यूनियन और संगठन जो इस वक्त आंदोलन में हैं, वो ये कह रहे हैं हमारी ये 11 मांगे हैं, आप पूरी कीजिए वरना हम घर नहीं जाने को है, हम दिल्ली आने को है। एमएसपी का कानून बनाइए ना, आपने लिखित में गारंटी दी थी। रूबिका जी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था सन 67 से चली आ रही है, अब आप जरा ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि राकेश से आपने सारा बात करी है। तो वो व्यवस्था सरकार की उस समय से चली आ रही है जो अपने योजनाओं के लिए किसानों से फसलों की खरीद करती है और उसी के गोदामों की व्यवस्था सरकार करती है, अपनी एजेंसीज जो हैं उनकी, उसी को पब्लिक की जो स्कीम है उसमें बांटते हैं। तो अब जो पूरे बाजार की बात हम कर रहे हैं, बात समझ लीजिए गहराई से। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की खरीदी की योजना है, बाजार के लिए ये लागू कानून नहीं हो सकता। इस पर हमने बहुत अध्ययन करवा लिया लीगली, बहुत सारे मित्रों से बात की। बाजार को करने के लिए कुछ और नई व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए काम हुआ, जैसे पैक्स को इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए सहकारिता में आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने शुरुआत की है, वो इसीलिए की है। और पैक्स को भी गोदाम बनाने के लिए सरकार ने कहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि इस एमएसपी का फायदा तो चंद मुट्ठी भर फसलों का चंद लोगों को होता है। वो 86% गरीब आदमी का जो शोषण होता है उसको मुक्ति कैसे मिले, उसमें पारदर्शिता कैसे आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, उनकी फसल का मूल्य कैसे मिले। इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती। हम हर आदमी ये चाहेगा देश का कि भाई किसानों को शोषण से मुक्ति मिले, उनको लाभकारी मूल्य मिले, ठीक है। लेकिन जब हम एमएसपी की बात कर रहे हैं तो बाजार में वो लागू कैसे करा जाए? बाजार में कहना बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही उसे लीगल उस पे जाएगा तो बाजार कहेगा कि हमारा क्या मतलब है समर्थन मूल्य पे खरीदने का। तो उसके लिए व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा, बाजार की व्यवस्थाओं को बाजार के तरीके से नए रूप में बदलना पड़ेगा। और बात करना समस्या का समाधान के लिए बात ही करने का एक रास्ता है, और सरकार बात कर रही है। देखिए, जब सरकार खुद आपसे जाके बात कर रही है, 2020 से लेकर ये मसला चल रहा है ना, सरकार जब खुद बातचीत करने के लिए आ रही है। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। कृष्णवीर जी को आपने सुन लिया है, वो ये सवाल कर रहे हैं कि जब सरकार बातचीत कर रही है कोई हल निकलेगा, व्यवस्था बदलने का वक्त है।
ये जो पुराने तौर तरीकों से जो मांगे चल रही थी, वो पुरानी मांगों को अब नए तरीके से आप रखिए ना, या नई वो मांगे जो वाकई मार्केट के हिसाब से हो, किसानों के भलाई के हिसाब से हो। नहीं देखिए रूबिका जी, इस चैनल पर आपके साथ ये पहला शो है, तो मैं जो है आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने बुलाया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और बड़ी अच्छी बात नहीं है कि सरकार को सारा माल खरीदना है एमएसपी के रेट पर। सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट या अपनी अन्य रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी माल खरीदे, सरकार तो एमएसपी भी खरीदती है, वो खरीद ले। बाकी जो माल है वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये 23 फसलों की जो बात हो रही है, ओके, ठीक, तो इसमें जो है कोई भी व्यवधान नहीं है। हमने सारी कैलकुलेशन पिछले आंदोलन के दौरान भी विभिन्न चैनलों पर रखी थी और अनेकों लेख लिखे थे। इसमें एक इंडियन एक्सप्रेस पर मैंने खुद मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम गेन, ये एक लेख लिखा था। इसमें विस्तार से मैंने जो है सारी चीजों की इस पे बताई थी कि किस तरीके से ये देश हित में भी है, किसान हित में भी है, सब चीजों के उसमें हित में है ये। ठीक है, मैं समझ गई। इसमें बहुत स्पष्ट, हाँ, तो मैं इसको आसान शब्दों में, अब करणबीर जी प्लीज 30 सेकंड्स में मुझे इसका जवाब दे दीजिए, और फिर दिलीप साहब, मनोज काका, मैं आ रहा हूं, और मैं आपका रुख करूंगी। हाँ, करणबीर जी 30 सेकंड्स में प्लीज मुझे ये बता दीजिए। नहीं, मैं इसको कंप्लीट कर लूं मैडम, मैं मुझे 30 सेकंड मुझे दे दीजिए, अच्छा, तो कंप्लीट हो जाएगी मेरी प्रेजेंटेशन जो है। ठीक है, ठीक है। अब एमएसपी की फसलों की जो टोटल कीमत है आज की तारीख में, वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपया है। उसके 3 पार्ट्स हैं, वो आप अगर दिखाई दे रहा हो तो ये 3 पेन मेरे सामने जो है, इनसे समझ लीजिए। 1/3 हिस्सा, क्योंकि आधी आबादी गांव में बसती है, किसान बहुत बड़ी 60-70 करोड़ जो है किसान परिवार के सदस्य हैं, तो वो आधी आबादी जो है 1/3 फसल को कंज्यूम कर लेती है खुद या पशु आहार के रूप में, गांव में एक्सचेंज हो जाती है, लेबर के भुगतान में काम आती है, अगले साल बीज में काम आती है, या कुछ खराब हो जाती है। तो 5 लाख करोड़ की फसल तो हट गई, ठीक है, मार्केट से। 5 लाख करोड़ की फसल जो है वो ऑलरेडी एमएसपी पर सरकार अपनी फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए अन रिक्वायरमेंट के लिए खरीद रही है, या गन्ना भी इसमें शामिल है, जो प्राइस प्रेस्क्राइब करती है सरकार, लेकिन खरीदती है मुख्य रूप से प्राइवेट मिल। ये भी हमारी एमएसपी पे बिक गई। अब ये 5 लाख करोड़ की फसल बची है, इसमें 2 हिस्से हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं आप और ये नीचे वाला, तो टोटल ये है 5 लाख करोड़। लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी, मैं ये नहीं कहता फ्री में इसको खरीदता है, वो लगभग 25-30% इसको डाउन ऑन एन एवरेज खरीदता है। कभी कभी ऊपर भी खरीदता है, कभी नीचे खरीदता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हमने जो स्टडी की है 25-30% नीचे खरीदता है। हम केवल ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर भी इसको ये रेट में ना खरीद करके पूरे इस रेट में हमें, हमारा जो माल है वो पूरे रेट में बिक जाए। केवल इतनी सी मांग है, इससे कोई बोझ सरकार के ऊपर नहीं आएगा। एक कैप लगाने की बात है, वो कैप लगा दीजिए कि उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। क्या ये संभव है कि नहीं है? दिलीप जी, मैं यही सवाल आपसे भी पूछूंगी, लेकिन पहले 30 सेकंड में कृष्णबीर जी। देखिए रूबिका जी, मैंने आपसे कहा है उसके लिए व्यवस्थाओं में बदलाव का जो इनाम मंडी क्यों बनाई है, ये पता लग जाए कि पूरे देश में क्या भाव है। इसके लिए किसानों को बाजार में खड़ा करने की जरूरत है, सरकार उसी योजना पे काम करिए। मेरे मित्रों को ये समझना होगा कि जब तक आप किसानों को बाजार में नहीं खड़ा होने देंगे, बाजार में नहीं खड़ा करेंगे, उनका शोषण नहीं रुकेगा। इस बात को समझना है। और रही बात कैप लगाने की, तो कैप लगाने के लिए दूसरी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। एमएसपी कानूनी रूप में आप नहीं थोप सकते बाजार के ऊपर, आपको और रास्ता निकालना पड़ेगा। कोई और रास्ता निकालना है, कानून नहीं बन सकता है। रूबिका जी, मैं बहुत लंबे समय से, मैं भी उस लंबे समय से उस रास्ते को ढूंढने के प्रयासरत हूँ। ओके, दिलीप जी, क्या ये संभव है कि नहीं है? देखिए, ये कतई संभव नहीं है कि मार्केट एक जो रेट पर जहाँ पर पहुँचे वो अपना एक इक्विलिब्रियम बनाए, वहाँ के बियॉन्ड सरकार उसको अपने ढंग से तोड़े मरोड़े, ये इतने बड़े देश में संभव नहीं है। नंबर 2, एमएसपी की पॉलिसी तब आई थी जब भारत में भुखमरी थी और अमेरिका से अनाज आता था जहाज से, तब लोग खाते थे, तब था डेफिसिट इकोनॉमी और डेफिसिट था एग्रीकल्चर में। आज हो गया है सरप्लस। कोई राज्य, किसी राज्य को अनाज चाहिए नहीं। हरियाणा का अनाज तेलंगाना कह रहा है नहीं चाहिए, वहाँ पर हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा धान उगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कह रहा है कि हमसे खरीद लो ना 50 लाख टन, हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमारा खरीद लो। तो एमएसपी दिल्ली के आसपास जो 400 किलोमीटर के किसान हैं, चूंकि ये सिर्फ 2000-1000 ट्रैक्टर लेकर यहाँ आ जाएंगे, इसलिए पूरी पॉलिसी इनके लिए नहीं चल सकती है, ये संभव नहीं इस देश में। और तीसरी बात,
कि इस पूरा जो एमएसपी में जो इनकी समृद्धि आई है दिल्ली के आसपास में, इसको क्या उन्होंने यहाँ के मजदूरों को पास ऑन किया है? वो पूरे देश का सबसे सस्ता मजदूर बिहार से उठा के लाते हैं। तो ये भी उतने उदार नहीं है कि हमारी समृद्धि आएगी तो थोड़ा सा हम पास ऑन कर देंगे। तो ये एक्चुअली भारत में ये संभव नहीं है कि 15 या 18 लाख करोड़ लगा के सरकार इतने सारे अनाज खरीदे, तब जबकि सारे गोदाम भरे हुए हैं। किसी राज्य ने आज तक नहीं कहा है पिछले 10 साल में, मुझे नहीं मालूम है कि हमें अनाज आपका चाहिए। तो जबरदस्ती आप अगर पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को ट्वीक करेंगे, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि आपको चाहिए इस देश में तिलहन, चाहिए दलहन, उगा रहे हैं धान, और वो भी उगा रहे हैं हरियाणा और पंजाब में जहाँ पर वाटर टेबल नीचे जा रहा है, क्योंकि आपको बिजली सस्ती या मुफ्त में मिल रही है, पानी आपको निकालना नहीं है और सरकार आपको खरीद भी लेगी। तो इनपुट पे भी सब्सिडी, आउटपुट पे भी सब्सिडी। भाई निर्माण मजदूरों ने कौन सा अपराध कर दिया? उनको आप सब्सिडाइज क्यों नहीं करेंगे? उनको पेंशन क्यों नहीं देंगे? मुझे लगता है सफाई कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं देंगे? पुष्पेन जी, मनोज का ज्यादा देशभक्त हैं। एक बार मैं दो और मेहमान, क्योंकि देखिए ना सर, इतना लंबे साइड से हम लोग पॉइंट उठाए, थोड़ा सा अगर मैं पूरा मौका दूंगी सर, लेकिन बस एक ओपनिंग रिमार्क मैं दोनों अपने रोहित अग्रवाल, मनोज काका से ले लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी बड़ा इंतजार कर रहे हैं। मनोज काका, किसान को लेकर इमोशनल हम सब होते हैं, है ना, और कोई भी सच्चाई कहने से थोड़ा सा कतराता है, क्योंकि उसे लगता है ये इमोशनल इशू है, मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर ईमानदारी से बात कर रहे हैं, तो ये बात सच है ना कि जो दिलीप मंडल कह रहे हैं कि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यहाँ का किसान तो फिर भी बहुत गजब की कमाई कर लेता है, लेकिन पूरे देश भर के किसानों को क्या इस एमएसपी का कोई फायदा मिलेगा? जबकि उनकी डिमांड कुछ और है, उनकी मांग कुछ और है। आपको नए मंच पर आने की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप बहुत जनवादी सवाल कर रही हैं, और दिलीप मंडल भाई का आपने उदाहरण दिया। आजकल ये अमेरिका रहने लगे हैं। निदा फाजली की एक लाइन है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो बड़े गौर से देखना। दिलीप मंडल का एक मैं ट्वीट पढ़ रहा हूं, ये ट्वीट है इनका 28 जनवरी 2021 का, कि जब देश भूखा था, विदेश का सुअर को खिलाने वाला सड़ा लाल गेहूं यहाँ लोग खाते थे। हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी में किसानों के साथ राष्ट्र ने करार किया था कि आप उगाओ, हम एमएसपी पर सारा चीज खरीदेंगे। अब एमएसपी न देना किसानों से वादा खिलाफी और गद्दारी है। एक समय में दिलीप मंडल ये कह रहे थे, अभी 2 ही साल पहले, कि एमएसपी न देना गद्दारी है, वादा खिलाफी है। लेकिन जब वही बात कहने वाले स्वयं गद्दार हो जाएं तो उस पर क्या कहना है? इस देश में मात्र 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। और जो उन्हीं का मैंने ट्वीट पढ़ा, आरोप नहीं लगाया भाई, प्लीज सुनिए। और मनोज काका आरोप लगाइए ना, आप तो गद्दार कह रहे हैं पर दी जाती है। और अगर यही सुनिए तो मैं सुनूंगी ना मनोज काका, पर बस मुझे आपके शब्द पर आपत्ति है। ये बहुत बड़ा शब्द है, इसको आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप इसी से सबसे ज्यादा एतराज करते हैं। मैंने किसी पर नहीं कहा। नहीं, आपने कहा ये गद्दारी, किस तरह गद्दारी है? हो सकता है वो तो आप इनसे पूछिए ना, यही पर मौजूद भाग तो नहीं रहे हैं। पूरी तरह ये मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ, सवाल बहुत वाजिब है आपका, सुनिए। ये इस तरह गद्दारी है, ये इस तरह गद्दारी है कि जो देश के शीर्षस्थ नेता तानाशाह ये कहते हैं कि हम किसान की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 700 किसान जब शहीद हो जाता है, एक शब्द मरमाहट के नहीं निकलते हैं। उन्हीं के सरकार के, उनके कैबिनेट के साथी का लड़का किसानों को कुचलता है। ऐसे किसान की आय दोगुनी होगी। इस देश के उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ रुपया आप राइट ऑफ कर देंगे, और किसान अपने फसल की दाम मांग रहा है। और दिलीप मंडल ने एक बहुत गलत बात कही कि उसमें मजदूर का क्या भला है। आपको किसानों की मांग को बखूबी अच्छे से पढ़ना चाहिए। किसानों ने उसमें एक ये भी मांग करी है कि जो मजदूर मनरेगा का प्रतिदिन 200 रुपया दिया जाता है, उसको प्रतिदिन दिहाड़ी 700 रुपया करी जाए। वो देश के मजदूरों की भी मांग है। हंसराज मीणा जैसे मनरेगा क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि किसान दे, किसान उनको क्यों नहीं देगा? उनको वाजिब मजदूरी किसान देना। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बात कही है, पूरे भारत से सबसे सस्ता मजदूर बिहार का है, वो मजदूर लेकर आ रहा है पंजाब और हरियाणा का किसान। पंजाब के मजदूरों क्यों नहीं दे रहा पैसा? कि आपकी बौद्धिक साझेदारी हम लोग समझ रहे हैं। आज आपके साथ आपकी सारे बौद्धिक साझेदारी बीजेपी से हो गई है, तो किसान आपको दुश्मन दिख रहा है। जब अभी कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था, आपसे सहमत नहीं है सारे, अगर बीजेपी से हैं, ये क्या बात है? सुन लीजिए, आंकड़े दे रहा हूं, आप सुनिए, आंकड़े सुनिए। आप विद्वान व्यक्ति हैं, सुनिए आंकड़े। जब देश की अर्थव्यवस्था
-23.7 डिग्री से हिचकोले खा रही थी। तो कौन सा सेक्टर था जो अर्थव्यवस्था को ताने रखा था? एग्रीकल्चर सेक्टर था जो 3.5% के हिसाब से इस देश की अर्थव्यवस्था तो कितनी वसूली होगी और कब तक वसूली होगी? 67 में भुखमरी थी, एमएसपी दी गई। जीडीपी में आज अगर ओवर प्रोडक्शन है तो क्या आज भी उसकी वसूली होगी उस समय की पॉलिसी की? कहां और ओवर प्रोडक्शन है? सुनिए, मैंने 2 साल पहले जो लिखा था वो यही तो लिखा था ना कि भाई एक से भुखमरी थी, उसके लिए पॉलिसी बनी। आज उस पॉलिसी का क्या करेंगे आप? एक्सपोर्ट पर क्यों बैन लगाया? चावल के एक्सपोर्ट पर सरकार ने क्यों बैन लगाया? नरेंद्र मोदी से सवाल है देश ये पूछिए ना कि भाई एक्सपोर्ट किसानों के खोल बाजार में उनके किसान उसको एक्सपोर्ट कर दे, इंटरनेशनल मार्केट में जाए। ये तो वाजिब सवाल है मनोज काका, ये तो वाजिब सवाल है। लेकिन जब आप आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़ों के फेर ही में तो ये सारी डिमांड उलझ कर रह गई है ना। ये वाजिब आपके सवाल है कि क्यों एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। ये पूछिए, आपका हक है और जरूरी है। लेकिन अब एक सेकंड, मैं आरएलडी के सुनिए ना सर, आरएलडी के प्रवक्ता के पास जा रही हूं। मैं सुनूंगी, मैंने पूरा मौका दिया। सुन तो लीजिए, एक बात है बस। सड़क पे लिखे हुए सैकड़ों नारे ना देख, जमीन तू देख, आकाश के तारे ना देख। आज इस देश में प्रति घंटे में 2 किसान आत्महत्या करता, कौन जवाब दे? नरेंद्र मोदी जवाब दे है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मजदूर भी तो आत्महत्या करता होगा ना। तो फिर ऐसे में इस देश में जो भी आत्महत्या कर रहा है, अगर आपकी सरकार के दौरान उसने की होगी तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। फिर ये मत कहिए ना कि एक ही शख्स जो है वो जिम्मेदार हो जाएगा। और अगर आज आप इतना जोश में सारी बाते बोल रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी की योजनाओं का ही जिक्र करते हुए बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश का तो किसान फिर गदगद हो जाना चाहिए था। अखिलेश यादव जी ने किसान अरे आप सुनिए तो, अभी नहीं सुनेंगी। पहले रोहित अग्रवाल, उत्तर प्रदेश में। मनोज भाई रुकिए ना, पहले मनोज भाई रुकिए, पहले रोहित अग्रवाल, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। रोहित अग्रवाल, माफी चाह रही हूँ मनोज भाई, रुक जाइए। हाँ मनोज अग्रवाल जी, यूपी का किसान तो अभी गदगद होना चाहिए था ना उस लिहाज से। देखिए रूबिका जी, एक समस्या हमको समझनी पड़ेगी। जो किसान की समस्या है उसके ऊपर बिल्कुल वार्तालाप होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और किसान की समस्या हल होनी चाहिए। समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब किसान आता है अपनी मांगों को लेके, तब ये जो सियासी दल हैं ये गिद्धों की तरह अपनी राजनीति ढूंढने चले आते हैं। अब जब आप डिबेट में बुलाती हैं तो बढ़िया बढ़िया कोटेशन ढूंढ के लाते हैं, कहते हैं आज आप रूबिका जी के शो में जाना है, बढ़िया 3-4 बढ़िया लाइन पढ़ लो और हमला करना शुरू कर दो। मतलब आप ये बताइए, मनोज काका से आपने वार्तालाप की, क्या किसानों के हक में इन्होंने कोई बात की? एक शब्द भी इन्होंने किसानों के हक में, किसानों की बात की? इन्होंने क्या किया? सीधे सियासत कर दी। इसके अलावा दिलीप मंडल जी के ऊपर आरोप लगा दिया। की कमी है। मैं छोटा सा यहाँ पर अंतराल ले रही हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरें जारी रहेंगी।